नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और स्टैटिक जीके जीएस के महामैराथन की इस दूसरी क्लास में आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन होने वाली ये क्लास होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया था, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपके जैसे जो बाकी आपके साथी हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस क्लास को और पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न पॉलिटी से है। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो पहला प्रश्न पॉलिटी से है। जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए जो एक मंत्री परिषद होती है तो मंत्री परिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 77 में या फिर अनुच्छेद 78 में? पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। पहले प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या ए। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है। अनुच्छेद 75 में हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और इनकी सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो ये बात कहाँ पर? तो ये अनुच्छेद 75 में बताया गया है। राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 75 में ही बताया गया है कि जो संघीय मंत्री परिषद होती है, जो संघीय मंत्री परिषद होती है, ये क्या होगा? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। ठीक है। क्या होता है? तो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है? और अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि जो संघीय मंत्री परिषद है, जो संघीय मंत्री परिषद है ये क्या है? तो ये लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करती है। ठीक है। किसके? तो लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करती है। लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करती है। ठीक है। तो ये तीन ही चीज़ें आपको कहाँ पर? अनुच्छेद 75 में बताया गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है और संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करती है। बात अनुच्छेद 75 में बताया गया। ठीक है। अनुच्छेद 77 की हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 77 की हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 77 में कहा जा रहा है कि जो संघीय मंत्री परिषद है उसके द्वारा किए गए सारे कार्य जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है। क्या होगा? तो राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 में बताया गया है। अनुच्छेद 77 में बताया गया कि संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सारे कार्य किए जा रहे हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और आर्टिकल 78 में आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति किसी भी मामले पर संघीय मंत्रिपरिषद से क्या कर सकता है? सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्योंकि उसके नाम से काम किए जा रहे हैं तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति सूचना मांग सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाम पर आप कुछ गड़बड़ काम कर दीजिए। ठीक है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 77 के तहत क्या हो रहा है? अनुच्छेद 77 के तहत जो भी संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद से किसी भी विषय पर सूचना मांग सकते हैं। तो ये सारे अनुच्छेद आप याद रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अनुच्छेद 74। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, बताइएगा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया था? जॉन सोर है, वारेन हेस्टिंग्स है, विलियम बेंटिक है या फिर लॉर्ड रिपन है? तो बताएंगे। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करिएगा और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन वाली ये क्लास होने वाली है और इस क्लास की उपयोगिता आपको उस समय महसूस होगी
जिस टाइम आप क्या करेंगे, जिस टाइम आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे अपना एग्जाम दे रहे होंगे, उस टाइम आपको इस क्लास की उपयोगिता पता चलेगी कि इस क्लास से कितने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हेल्पफुल होगी ये क्लास। बताइएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे जॉन सोर कर देंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन सोर। अच्छा, जॉन सोर की हम लोग बात करें तो जॉन सोर का जो कार्यकाल है वो क्या है, तो वो है 1793 से 1793 से लेकर के 1798 का जॉन सोर का कार्यकाल है, और इनका कार्यकाल हस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ए आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, सशस्त्र सीमा बल का गठन किस वर्ष किया गया था, प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा तो क्या आंसर करेंगे। सशस्त्र सीमा बल आपसे पूछा जा रहा है, जिसको हम लोग और क्या करते हैं, जिसको हम लोग एसएसबी भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एसएसबी भी कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल का गठन 1965 में, 1971 में, 1963 में या फिर 1969 में। चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, सशस्त्र सीमा बल का गठन किस वर्ष किया गया, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या सी 1963 में। ऑप्शन संख्या सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट जाएंगे, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल का गठन 1963 में किया गया। वहीं अगर आपसे बीएसएफ पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूछ ले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप आंसर कर दोगे 1965 में, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल 1963 और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1965, ठीक है। 1969 में अगर हम लोग बात करें तो 1969 में देखो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला तो 1969 में क्या हो रहा है, एक तो इसरो की स्थापना होगी, ठीक है, क्या हो रहा है, तो एक तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 1969 में इसरो की स्थापना हो रही है, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की शुरुआत हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की शुरुआत हो रही है, जो कि भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1969 से हो रही है। और पहली बार किसको दिया गया, तो पहली बार 1969 में दिया गया है देविका रानी को। 1969 में किसको दिया गया है, तो देविका रानी को दिया गया। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 1963 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्व वैदिक आर्यों के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, पूर्व वैदिक जो आर्य हैं तो उनका धर्म क्या था, तो भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था, या फिर प्रकृति पूजा और भक्ति था। चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। आप में से मैक्सिमम लोग ना तो सेशन को लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहे, ठीक है, और रेगुलर आपको ये क्लास मिलती रहे, तो उसके लिए आप लोगों को सेशन को लाइक और शेयर करना होगा। सेशन को आप लोग लाइक और शेयर करेंगे, आप लोग लाइक और शेयर करेंगे तभी मैं चीज़ों को कंटिन्यू कर पाऊंगा, नहीं तो फिर क्लास को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता क्या था, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे क्या, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। देखो जो आपके अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले हैं, या फिर हम लोग ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो इसमें जो लोग हैं तो वो क्या है, तो वो प्रकृति पूजा, ठीक है, क्या करेंगे, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य रूप से क्या है, प्रकृति पूजा और साथ में यज्ञ, ठीक है, याद रखिएगा। मूर्ति पूजा तो था, लेकिन मूर्ति पूजा से ज़्यादा प्रचलन जो है वो प्रकृति पूजा का। आप प्रकृति पूजा के रूप में आप देखोगे सूर्य की पूजा हो रही है, पीपल वृक्ष की पूजा हो रही है, लिंग पूजा की भी पूजा हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो पशुओं की भी पूजा हो रही है, ठीक है, प्रकृति देवी की भी पूजा हो रही है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे अग्नि की पूजा हो रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जो प्रमुख था वो क्या था, तो वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उधम सिंह ने जनरल डायर को की हत्या किस वर्ष की थी, बताइएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है उधम सिंह, ठीक है, आपसे डायरेक्ट एक प्रश्न बन जाता है कि डायर की हत्या किसने की। तो आपको याद रखना है जो डायर था, तो डायर की हत्या की है किसने, उधम सिंह ने की, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है किस वर्ष की, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, ये डेट भी आपको याद रखनी चाहिए, आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 13 अप्रैल अगर हम लोग बात करेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, कब, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में अगर हम लोग बात करें तो जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, ठीक है, कहाँ पर है, तो जालियांवाला बाग की अगर हम लोग बात करेंगे जो कि अमृतसर है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पंजाब के तत्कालीन गवर्नर थे डायर,
उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मासूम बच्चे, पुरुष और महिलाएं जो है वो मारी जाती हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल होते हैं, हताहत होते हैं। और इसी को हम लोग इतिहास में, हिस्ट्री में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। और अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो उन्हीं का बदला लिया था किसने? तो उधम सिंह ने लिया था, डायर को मारा था। ठीक है, कहाँ पर? तो लंदन में जा करके। ठीक है, कहाँ पर? तो लंदन में जा करके डायर को गोली मारी थी। और कब मारी थी? तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या सी, 1940 में, 1940 में। ठीक है, उधम सिंह ने, ठीक है, डायर को लंदन में जा करके गोली मारी थी। और क्यों मारी थी? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा, उसका मुख्य रूप से जिम्मेदार यही था। ठीक है, इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखो, एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि इसका गठन किस वर्ष किया गया है, और दूसरा जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो सरकारिया आयोग है ये किससे संबंधित है। तो दो चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि गठन कब किया गया, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। तो देखो, अगर हम लोग सरकारिया आयोग की बात करें तो सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, किससे? तो केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंध अगर हम लोग बात करें, ठीक है, केंद्र राज्य, ठीक है, केंद्र राज्य अगर हम लोग बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों के विषय में चर्चा करने के लिए, ठीक है, या फिर केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और ये किस वर्ष आ रही है? क्या आंसर करेंगे? छठवें प्रश्न की बात करेंगे। आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या बी, 1983। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो 1983 में सरकारिया आयोग आ रहा है, जो कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1973 भी आपको याद रखना है। 1973 में अगर हम लोग बात करें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया था। ठीक है, कौन सा? तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद आया था। और ये जो केरल राज्यवाद है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो ये वाद है, ये याद रखेंगे, ये संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित था। ठीक है, मूलभूत ढांचे से संबंधित था। तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वाद है जो संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित है। आंसर कर दोगे आप लोग 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृषि एवं ग्रामीण विकास, ठीक है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, सेबी है, नाबार्ड है, या फिर एग्जिम बैंक है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए, सातवें प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे। आप लोग सेशन को लाइक करते हैं, आप लोग सेशन को लाइक करते हैं, आप लोग सेशन को शेयर करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, कि मैं अगर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतने बेहतरीन वाले क्वेश्चंस ला रहा हूँ, और अगर आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करते हो तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सेशन को आप लोग लाइक और शेयर किया कीजिए, यदि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो। अगर सेशन अच्छा नहीं लगता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम इतना तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, तो अगर हम लोग बात करें करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, नाबार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर करोगे, नाबार्ड कर दोगे। ठीक है, नाबार्ड जो है ये कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र और सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हो रही है? नाबार्ड की स्थापना कब होगी? तो आंसर करोगे 1982 में। ठीक है, वहीं अगर आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हो रही है? 1 अप्रैल 1935 हो रही है। वहीं अगर आपसे सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर लेगा, सेबी की बात कर ले तो सेबी की स्थापना कब हो रही है? तो 1988 में हो रही है। तो आपको स्थापना वर्ष भी याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो नाबार्ड आंसर कर दोगे, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? आपसे नहीं पूछा जा रहा, बताइएगा तो कौन सा टैक्स है जिसे केंद्र सरकार नहीं लगाती है? उपहार कर है, आय कर है, मनोरंजन कर है, या फिर निगम कर है? आठवें प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती? चलिए जल्दी से बताएंगे।
8वें प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। कौन सा कर है? देखो अगर हम लोग टैक्स की बात करें तो टैक्स में कई तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। एक तो आपसे ये प्रश्न बन जाता है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। जैसे अगर हम लोग बात करें प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष कर जैसे आपका आयकर है, ठीक है, आयकर क्या है? तो ये प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर की अगर हम लोग बात करें तो अप्रत्यक्ष कर जो है वो जैसे जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी जो है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो एक तो इस तरीके का प्रश्न बन जाता है। दूसरा आपसे ये प्रश्न बन जाता है कि कौन सा कर है जो केंद्र सरकार लगाती है और कौन सा कर है जो राज्य सरकार लगाती है। तो एक ये भी प्रश्न बन जाता है जैसा कि यहाँ पर पूछा गया। तो कौन सा कर है केंद्र सरकार जो नहीं लगाती? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, मनोरंजन कर। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप अपने घर के आसपास पार्क में घूमने जाते हो तो पार्क में क्या होता है? पार्क में घूमने का 5 रुपये 10 रुपये का टिकट लगता है। तो जो 5 रुपये 10 रुपये का जो टिकट लग रहा है तो उस पर जो टैक्स लग रहा है वो राज्य सरकार लगाती है। या फिर अपने घर के आसपास कहीं पर आप जो है किसी मॉल में मूवी देखने जा रहे हो तो जो मूवी का टिकट होता है उस पर जो टैक्स लगता है, वहाँ पर जो आप पॉपकॉर्न खा रहे हो या बाकी चीज़ें जो खा रहे हो तो उस पर जो टैक्स लग रहा है मनोरंजन के लिए जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उस पर जो टैक्स लगता है वो कौन लगाता है? वो राज्य सरकार लगाती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? अब क्योंकि ये दुनिया का पहला देश है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा? कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है या फिर फ्रांस है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा? देखो अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, तो आप आंसर करोगे किसको? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, किसको? अगर आपसे पूछा जाए प्लास्टिक मुद्रा को जारी करने वाला पहला देश तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश, ठीक है, क्या करें? अगर आपसे पूछ ले महिलाओं को मत देने का अधिकार या फिर कहें वोट देने का अधिकार, ठीक है, महिलाओं को, ठीक है, अगर क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले महिलाओं को मत देने का अधिकार देने वाला पहला देश तो क्या आंसर करिएगा? तो आप आंसर करेंगे न्यूजीलैंड, ठीक है। कौन है? तो महिलाओं को मत देने का, वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश जो है वो कौन सा है? तो वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश पूछ ले तो आप आंसर करोगे किसको? फिनलैंड को, ठीक है, किसको कर दोगे? तो आप फिनलैंड को कर दोगे। अच्छा, फिन से ही आप याद रखेंगे फन का मतलब क्या होता है? फन का मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक है, तो याद रखिएगा फन। इस तरीके से आप याद रखेंगे जो ये फिनलैंड है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अगर हम लोग बात करें तो सबसे खुशहाल देश है, सबसे प्रसन्न देश है, ठीक है। प्रसन्नता सूचकांक में अगर हम लोग बात करें तो सबसे प्रसन्न देश है कौन सा? फिनलैंड, ठीक है। फिन से फन याद रखिएगा। सबसे प्रसन्न देश, सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ये है फिनलैंड, ठीक है। और अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात कर लें, भारत की रैंक आपको याद रखनी है। तो भारत की जो रैंक थी पहले क्या थी? तो पहले भारत की जो रैंक थी खुशहाली सूचकांक में वो थी 126। अभी वर्तमान अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान जो रैंक है वो क्या है? तो वर्तमान रैंक है 118, मतलब कि पहले से हम ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। पहले हम लोग 126वें स्थान पर था, अभी हम लोग क्या है 118वें स्थान पर है, ठीक है। तो फिनलैंड ये सबसे प्रसन्न, सबसे खुशहाल देश है, ठीक है। और भारत की बात करेंगे तो पहले 126वां स्थान था, वर्तमान में 118वां स्थान है, ठीक है। कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। साथ ही साथ आपको फिनलैंड के संदर्भ में याद रखना है कि फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 1000 झीलों का देश कहा जाता है किसको? फिनलैंड को, ठीक है। 1000 झीलों का देश कहा जाता है किसको? फिनलैंड को। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सलीम अली प्रसिद्ध है। तो किसके लिए सलीम अली प्रसिद्ध है? तो एक विख्यात उर्दू शायर है, बांसुरी वादक है, महत्वपूर्ण राजनेता या फिर एक विख्यात पक्षी विशेषज्ञ है। सलीम अली, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें सलीम अली किस लिए प्रसिद्ध है, क्या आंसर करेंगे? तो एक विख्यात उर्दू शायर है, बांसुरी वादक है, महत्वपूर्ण राजनेता या फिर विख्यात पक्षी विशेषज्ञ। आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो एक विख्यात पक्षी विशेषज्ञ, ठीक है। सलीम अली अगर हम लोग बात करें तो सलीम अली को राष्ट्रीय पक्षी पुरुष कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? तो सलीम अली को
राष्ट्रीय पक्षी पुरुष कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय पक्षी पुरुष किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। और अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पूछ ले, ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पूछ ले, तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर कर देंगे गोवा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? आप आंसर कर दोगे गोवा में, ठीक है। तो सलीम अली किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो एक पक्षी विशेषज्ञ हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे जल पुरुष पूछ ले, भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? तो जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? अब ये पहला देश है जो लोकपाल की नियुक्ति कर रहा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा देश है जो लोकपाल की नियुक्ति करेगा? अच्छा, अगर हम लोग बात करें भारत के संदर्भ में, आपको याद रखना है, तो भारत ने 1966 में, अगर हम लोग बात करेंगे तो 1966 में, ठीक है, मोरारजी की अध्यक्षता में, ठीक है, कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में अगर हम लोग बात करें तो 1966 में, 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था, तो याद रखिएगा 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग आया था। किसके? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। और इस आयोग ने भारत में लोकपाल लागू करने की बात की थी, ठीक है। क्या किया था? तो भारत में लोकपाल लागू करने की बात की थी 1966 में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में आ रहा है, ठीक है। कौन? प्रशासनिक सुधार आयोग आ रहा है। और इसने क्या किया? तो इसने भारत में लोकपाल लागू करने की बात की थी, ठीक है। 1968 में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक लोकपाल बिल लाया जाता है, ठीक है। 1968 में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकपाल बिल लाया जाता है, कानून बनाने के लिए एक लोकपाल बिल लाया जाता है, लेकिन ये लोकसभा से तो पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस पर कानून नहीं बन पाता, ठीक है। तो 1966 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में आया था, ठीक है। और इस आयोग ने लोकपाल को बनाने की मांग की थी, और इसी के आधार पर 1968 में एक लोकपाल बिल जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा से पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस पर कानून नहीं बन पाता है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है? तो फिर बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2014 में इसको लागू किया जाता है, ठीक है। 2014 में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकपाल को लागू किया जाता है। और पहला राज्य अगर आपसे पूछ ले, भारत में अगर आपसे पहला राज्य पूछ ले जिसने लोकपाल लागू किया, अगर हम लोग बात करेंगे या फिर लोकायुक्त की नियुक्ति की, पहला राज्य आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे महाराष्ट्र। और ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें पहला राज्य इसने लोकायुक्त की नियुक्ति की, ठीक है, तो वो कौन है? तो वो महाराष्ट्र है। 2014 से भारत में लागू हो रहा है। और विश्व में अगर हम लोग बात करें पहला देश कौन सा है, तो आप आंसर कर दोगे स्वीडन है, ठीक है। कौन है? तो लोकपाल की नियुक्ति करने वाला विश्व में पहला देश जो है वो कौन सा है, तो वो आप आंसर कर दोगे स्वीडन है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे भारत का पहला लोकपाल पूछ ले कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, अगर आपसे पूछ ले भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है। कौन थे? तो अगर हम लोग बात करें भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो आप आंसर करोगे पिनाकी चंद्र घोष थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और आपको पता है पहली चीज़ों से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कभी? बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कभी? तो 1957 में हुई है, 1936 में, 1959 में हुई, या फिर 1949 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, क्या आंसर करिएगा? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई है? क्या आंसर कर देंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो रही है, और 1957 में, 1957 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाएगा? आकाशवाणी कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हो रही है 1936 में, और 1957 में इसका नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। न्यूनतम मेमोरी साइज़ क्या होती है? अब ये तो सभी को पता होगा, मोबाइल आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। मोबाइल में पहले चिप चलती थी, अब तो हालांकि मोबाइल की ही इतनी स्टोरेज दे देता है कि अब तो जो है चिप लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है। मोबाइल में ही 256 GB तक की स्टोरेज हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है चिप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
तो अगर हम लोग बात करेंगे पहले चिप लोग यूज़ करते थे, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग न्यूनतम मतलब सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम मेमोरी साइज़ कौन सी हो जाएगी, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे KB। ठीक है, सबसे कम कौन होता है, तो KB होता है। ठीक है, कौन होगा, तो सबसे कम अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो सबसे कम KB होगा। KB के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो MB हो जाएगा। MB के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो GB हो जाएगा। GB के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा पूछा जाए तो TB आंसर करोगे, सबसे छोटा पूछा जाएगा तो KB कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया। अब ये पहला राज्य है जिसने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले, ठीक है, राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया, ऐसा करने वाला पहला राज्य हो रहा है। क्या आंसर करेंगे, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर केरल है। बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही बेहतरीन वाला ये सेशन है और बहुत ही बेहतरीन वाले और चुने हुए प्रश्न इस सेशन में हम लोग करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे प्रबल होती हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में करते हैं और ये सेशन निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आभास, इसका अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उस टाइम जब इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे ना, तब उस टाइम मुझे आप लोगों को मेरी याद आएगी। ठीक है, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन सारे प्रश्नों की याद आएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न अभी आपको नहीं पता चलेगा, अभी तो आप लोग इसको मजाक में ले रहे हो। ठीक है, कि अरे ये सब पता है या फिर ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, लेकिन ये तब आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जो है ये क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे केरल। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, D आंसर कर दोगे। ठीक है, अच्छा, केरल के संदर्भ में आप लोगों को याद रखना है, केरल में अगर हम लोग बात करें तो केरल में आपको साइलेंट वैली देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो साइलेंट वैली, शांत घाटी आपको देखने को मिलेगा। केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको मालाबार तट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो केरल में आपको मालाबार तट देखने को मिलेगा। केरल में साइलेंट वैली आपको देखने को मिलेगा। केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पाल घाट दर्रा, ठीक है, कौन सा, तो अगर हम लोग बात करें पाल घाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, तो पाल घाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा आपको देखने को मिलेगा केरल में। ठीक है, केरल में अगर हम लोग बात करें तो केरल में आपको वेम्बनाड झील, ठीक है, कौन सी, तो वेम्बनाड झील देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको अष्टमुडी झील देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी, तो वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, ये दोनों झील आपको कहाँ पर, तो केरल में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको केरल की भाषा याद रखनी है, केरल की भाषा क्या है, तो मलयालम है। ठीक है, क्या है, तो केरल की भाषा क्या है, मलयालम है। केरल का नृत्य क्या है, तो आंसर करेंगे आप लोग कथकली। केरल में कौन कौन सा उत्सव नृत्य अगर हम लोग बात करेंगे तो कथकली है, और कौन सा है, और मोहिनी अट्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मोहिनी अट्टम, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों केरल के नृत्य हैं। और उत्सव की अगर हम लोग बात करेंगे तो केरल में आपको क्या हो जाएगा, तो केरल में ओणम उत्सव। ठीक है, कौन सा, तो केरल में ओणम उत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, कौन सा, तो केरल में ओणम उत्सव का आयोजन होता है। तो ये सब चीज़ आप केरल के संदर्भ में याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो D आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल संरचना में 50 से 80 किलोमीटर के मध्य स्थित होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो वायुमंडलीय संरचना में 50 से 80 किलोमीटर के मध्य स्थित होता है समताप मंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल या फिर मध्य मंडल। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। और एक बार फिर से कहूँगा, अगर सेशन पसंद आ रहा हो और जितने लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया था, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के एक लाइक और शेयर से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, कि चीज़ों को आप लोग अच्छे से लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, और आपका जो ये एक लाइक और शेयर होता है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे आभास दिलाता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आप लोगों के लिए और मेहनत कर पाऊंगा और बेहतर सेशंस ला पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सेशन को लाइक और शेयर करना है। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि मैं शेयर किसको करूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर हम तो किसी को जानते ही नहीं, हम किसको शेयर करें। किसी को मत शेयर करो। ठीक है, आप अपने व्हाट्सअप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप के स्टेटस पे शेयर कर दो, किसी को मत शेयर करो। किसी को मत कहो कि आप इस चैनल, आप इस क्लास को देखिए, इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, किसी को मत कहो, आप अपने स्टेटस पे शेयर करो। ठीक है, लोग खुद देखेंगे और जो है चीज़ों को अगर उन्हें बेहतर लगेगा तो खुद वो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, वायुमंडल संरचना में देखो सबसे नीचे अगर हम लोग बात करें तो सबसे नीचे क्या होता है, तो सबसे नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे नीचे अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, क्या होगा, सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है।
फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद समताप मंडल होता है, ठीक है, कौन सा, तो इसके बाद समताप मंडल होता है। समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, कितने, 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा, तो मध्य मंडल होता है, ठीक है, कौन सा, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 50 से 80 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आयन मंडल होता है, ठीक है, कौन सा, इसके बाद आयन मंडल होता है। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 80 से 640 किलोमीटर तक। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद होता है बहिर्मंडल, ठीक है, कौन सा, तो इसके बाद होता है बहिर्मंडल, और ये जो होता है तो ये 640 किलोमीटर प्लस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे 50 से 80 पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे, तो 50 से 80 हो जाएगा आपका मध्य मंडल हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा मध्य मंडल जो होता है ये सबसे ठंडा मंडल होता है, ठीक है, सबसे ठंडा जो मंडल होता है वो कौन सा, तो वो मध्य मंडल होता है। तो अब यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, बताइएगा। शेरशाह सूरी के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युद्ध है जिसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदावर का युद्ध, मारवाड़ का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बिहार का पेपर देते हो ना, तो बिहार में क्या होता है, एक ऑप्शन आपको एक एक्स्ट्रा एक्शन जो है ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। यूपी में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, बिहार में अगर हम लोग बात करें तो बिहार के जब आप एग्जाम देते हो ना तो वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दे दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इस तरीके से करके 5 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो शेरशाह की हम लोग बात करें तो शेरशाह का जो प्रारंभिक नाम है, ठीक है, क्या नाम है, तो शेरशाह का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या है, तो वो आप कहोगे फरीद है, ठीक है, क्या नाम है, तो शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद है, ठीक है। शेरशाह पहला राजा जिसने क्या किया, पहला राजा जिसने रुपया मुद्रा की शुरुआत की, ठीक है, क्या किया, तो चांदी का क्या करेगा, तो चांदी का रुपया मुद्रा चलवाएगा। याद रखिएगा जो ये रुपया मुद्रा चल रही है किसकी, तो ये चांदी का था, ठीक है। तो पहला राजा जो चांदी का रुपया मुद्रा चलवा रहा है, प्रारंभिक नाम इसका फरीद है। 1500 अगर हम लोग बात करें 1539 में, ठीक है, ये क्या कर रहा है, तो ये चौसा का युद्ध लड़ रहा है, ठीक है। और चौसा के युद्ध में अगर हम लोग बात करें किसको, तो हुमायूं को पराजित करेगा। 1539 में क्या करेगा, तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को क्या कर रहा है, तो हुमायूं को पराजित कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद कौन सा युद्ध होगा, तो इसके बाद होगा 1540 का युद्ध, ठीक है। 1540 का कौन सा, तो ये है कन्नौज का युद्ध, या फिर इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कौन सा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और इस युद्ध में एक बार फिर से ये क्या करेगा, तो ये हुमायूं को पराजित करेगा। और इस युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ पर आपको कहीं पर भी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध नहीं दिख रहा, तो आप आंसर क्या करोगे, इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या ई करोगे, ठीक है, क्योंकि वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो वो बैठा था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद, ठीक है। और ये तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। 1539 में वो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर रहा है, और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में एक बार फिर से हुमायूं को पराजित कर रहा है, ठीक है। शेरशाह का जो अंतिम अभियान था, शेरशाह का अगर हम लोग अंतिम अभियान की बात करें तो अंतिम अभियान जो है वो 1545 में हो रहा है, कहाँ पर, तो 1545 में कालिंजर पर हो रहा है। और कालिंजर के राजा कौन थे, तो कालिंजर के राजा थे कीरत सिंह, ठीक है, कौन थे, तो कालिंजर के राजा थे कीरत सिंह। और इसके ऊपर शेरशाह का अंतिम अभियान हो रहा है, ठीक है। और 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है, इसी किले को, कालिंजर के किले को जीतने के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। और ठीक है, उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे सासाराम में, शेरशाह को क्या कर दिया जाएगा, तो शेरशाह को सासाराम में दफना दिया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, तो शेरशाह सूरी को सासाराम में क्या कर दिया जाएगा, तो दफना दिया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, जरा यूपी वाले मुझे फटाफट बताओ कि ये जो कालिंजर का किला है, ठीक है, जरा यूपी वाले मुझे फटाफट बताओ जो कालिंजर का किला है तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, जल्दी से बताएंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है कालिंजर का किला, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया, बताइएगा, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो ये किस कांग्रेस अधिवेशन में गठित किया गया था, बताइएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, 1939 में, 1929 में, 1938 में, या फिर 1931 में।
17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है, अच्छा इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। और कौन से अधिवेशन में, तो आंसर कर देंगे 1938 का हरिपुरा अधिवेशन है। ठीक है, कौन सा, तो 1938 का कौन सा, तो हरिपुरा अधिवेशन है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। और इसी अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष बनाया जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई बताएगा, तो आसियान की अगर हम लोग बात करेंगे, आसियान की स्थापना किस वर्ष हो रही है, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे। आसियान की स्थापना कब हो रही है, 1976 में हो रही है, 1967 में हो रही है, 1985 में हो रही है, या फिर 1958 में हो रही है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन वाला। आसियान की स्थापना कब हो रही है, किस वर्ष हो रही है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 66 में, 1967 में आसियान की स्थापना हो रही है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर आपको, ठीक है, इंडोनेशिया की पूर्व जो राजधानी थी जकार्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जकार्ता में आपको देखने को मिल जाएगा। आसियान की स्थापना 66 में हो रही है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो जकार्ता में। ठीक है, 1985 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1985 में सार्क, ठीक है, सार्क या फिर जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षेस, ठीक है, सार्क या फिर दक्षेस की स्थापना हो रही है। ठीक, और सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ पर, तो सार्क का हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो काठमांडू में देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है, क्या आंसर करेंगे, भोपाल हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो कौन सा शहर है जिसको जीरो मील सेंटर के नाम से जानते हैं, क्या आंसर करेंगे, भोपाल है, ठीक है, नागपुर है, उज्जैन है, या फिर जबलपुर। आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, नागपुर। ठीक है, किसको, तो नागपुर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, 0 होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, या फिर -25 cm होती है। बताइए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फटाफट सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। आंसर क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे, ए हो जाएगा, अनंत होती है। ठीक है, कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। आपसे कह रहा है क्या, आपसे कह रहा है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ये दोनों संपर्क करके क्या क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, अमोनियम सल्फाइड बनाते हैं, अमोनियम ऑक्साइड बनाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। 21वें प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड अगर हम लोग बात करें तो संपर्क में आने के बाद क्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रयोग किए जाने वाले बल्ब के फिलामेंट में होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों के घर में भी बल्ब होगा, और बल्ब में आपने देखा होगा कि क्या होता है, तो फिलामेंट होता है। ठीक है, कि फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट जो होता है तो उसमें किसका प्रयोग किया गया रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो तांबा होगा, प्लेटिनम होगा, सिल्वर होगा, या फिर टंगस्टन हो जाएगा। अच्छा, जो ये बल्ब है तो बल्ब का आविष्कार किसने किया है, तो आप आंसर करोगे एडिसन ने किया। ठीक है, किसने, तो एडिसन ने। अगर हम लोग बात करेंगे तो एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, और बल्ब में जो फिलामेंट होता है ये इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो टंगस्टन आंसर कर दोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किस वर्ष से लागू हुआ था।
तो अगर हम लोग बात करें दोहरी शासन व्यवस्था बंगाल में, दोहरी शासन व्यवस्था जिसको हम लोग और क्या करते हैं, जिसको हम लोग द्वैध शासन भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो द्वैध शासन भी कहते हैं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जिसको हम लोग द्वैध शासन भी कहते हैं, तो ये कब से लागू हो रही है, 1757 से, 1764 से, 1765 से या फिर 1760 से, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था या फिर कहें द्वैध शासन कब से लागू हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो 22 अक्टूबर, ठीक है, क्या हो रहा है, तो 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, आपको डेट याद रखनी है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हो रहा है, ठीक है, कौन सा, तो अगर हम लोग बात करें 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हो रहा है। और ये जो युद्ध हो रहा है ये किसके किसके बीच हो रहा है, तो ये किसके किसके बीच हो रहा है, अगर आपसे ये पूछ ले तो एक तरफ आप याद रखोगे जो अवध है, तो अवध के नवाब है शुजाउद्दौला, ठीक है, कौन है, तो अवध के नवाब है शुजाउद्दौला। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली से मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, दिल्ली से मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे तो जो बंगाल है, तो बंगाल से निष्कासित किए हुए जो नवाब हैं मीर कासिम, ठीक है, कौन है, तो मीर कासिम। तो इन तीनों लोगों ने मिल करके एक संघ बनाया और इनका सामना किससे होता है, तो इन तीनों लोगों का जो सामना है वो होता है अंग्रेजी सेना से, ठीक है, किससे, अंग्रेजों से। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे, ठीक है, कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे, ठीक है, हेक्टर मुनरो कर रहे थे, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो बक्सर का जो युद्ध है, बक्सर के युद्ध में एक तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल से निष्कासित किए गए नवाब मीर कासिम थे। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना थी जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होगा और इस बक्सर के युद्ध में ये तीनों लोग पराजित होते हैं। और जब ये तीनों लोग पराजित होंगे तो फिर 1765 में, ठीक है, क्या होगा, तो 1765 में एक संधि होगी जिसको हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। 1765 में एक संधि होगी जिसको हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। और इसी संधि के द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा में क्या हो जाएगा, तो इसी संधि के द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा में द्वैध शासन लागू होगा इसी संधि के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है, क्या आंसर करेंगे, यकृत हो जाएगा, तिल्ली हो जाएगा, आग्नेयाशय हो जाएगा या फिर पित्ताशय हो जाएगा, क्या आंसर करिएगा, इंसुलिन पैदा। देखो अगर आपसे क्या कर ले, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, और हालांकि ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अगर आपसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो आप आंसर करोगे किसको, आप आंसर करोगे यकृत को, ठीक है, किसको, यकृत को, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो क्या कर रहा है, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूपों में काम कर रहा है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे अग्न्याशय को, ठीक है, किसको, तो आप आंसर करोगे अग्न्याशय को। ये क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों रूपों में काम करता है। और इंसुलिन अगर हम लोग बात करेंगे तो इंसुलिन जो है, तो ये भी इंसुलिन हार्मोन जो है तो इसको भी उत्पन्न करने का काम कौन करता है, आग्नेयाशय करता है, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन जो होता है आपने देखा होगा कई बार लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, तो जो इंसुलिन का जो इंजेक्शन लेते हैं वो क्या करता है, तो याद रखिएगा आपकी जो मधुमेह है, जो डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, मधुमेह या फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं, क्या आंसर करेंगे, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं। देखो पांडिचेरी जो है इस पर अगर हम लोग बात करें तो इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, ठीक है, किसका, तो इस पर अगर हम लोग बात करेंगे पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, ठीक है, फ्रांसीसियों का अधिकार था पांडिचेरी पर। और जो ये फ्रांसीसी हैं तो ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग 1954 में 1954 में पांडिचेरी को छोड़ करके जाएंगे। 1954 में पांडिचेरी जो है वो क्या हो रहा है, तो वो फ्रांसीसियों से आज़ाद हो रहा है। 1954 में पांडिचेरी आज़ाद हो रहा है, ठीक है। पांडिचेरी में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने ज़िले हैं, तो आप आंसर करोगे 4 ज़िले, ठीक है, कितने ज़िले हैं, तो पांडिचेरी में 4 ज़िले हैं। कौन कौन से, तो एक तो देखो आगे आप यनम, ठीक है, यनम जो है ये कहाँ पर है, तो यनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, कराईकल की, ठीक है, किसकी, कराईकल। और पांडिचेरी की बात कर ले, कराईकल और पांडिचेरी की, जिसको हम लोग पुदुचेरी भी वर्तमान में कहते हैं,
तो पांडिचेरी और पुदुचेरी ये दोनों कहाँ पर हैं, तो ये दोनों आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। और एक है माहे, ठीक है, तो माहे कहाँ पर है, तो ये है केरल। तो पांडिचेरी अगर हम लोग बात करेंगे तो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं 3 राज्यों में, ठीक है। पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था और 1954 में पांडिचेरी आज़ाद होगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं 3 राज्यों में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। माई कंट्री माई लाइफ किस की पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे माई कंट्री माई लाइफ मनमोहन सिंह की पुस्तक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक है, लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ किस की पुस्तक है, बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। माई कंट्री माई लाइफ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसकी पुस्तक है, तो आंसर कर दोगे आप लोग लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है, ठीक है। मनमोहन सिंह की अगर हम लोग बात करें तो मनमोहन सिंह जो है, तो मनमोहन सिंह को भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इस ऐसे में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया, ठीक है। क्या नाम है, तो इनकी बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। तो इनकी बुक का नाम भी आपको याद रखना है, मनमोहन सिंह की बुक का भी नाम आपको याद रखना है चेंजिंग इंडिया, ठीक है। तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और याद रखेंगे ये क्या है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो माई कंट्री माई लाइफ जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है, ठीक है। और चेंजिंग इंडिया जो है मनमोहन सिंह की पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है, 8, 6, 9, 11 क्या हो जाएगा बताइएगा। तो भारत कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है, प्रश्न ये पूछा जा चुका है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो भारत कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है, आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी 9 पिन कोड, ठीक है। कितने, तो भारत अगर हम लोग बात करेंगे तो 9 पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ कब ली, चलिए बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ कब लिया है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 9 जून 2024 को, 9 मई 2024 को, 9 जुलाई 2024 को, या फिर 9 अगस्त 2024 को। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे और ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के लिए उन सभी प्रश्नों को समाहित करने का सेशन में प्रयास करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। आने वाला जो 1 माह है, ठीक है, यूपी बीएड वाले हों या फिर बिहार बीएड वाले हों, आने वाला जो 1 माह है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस 1 माह में, आने वाले 1 माह में लगातार आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आप लगातार 1 माह तक, जो आने वाले 1 माह है, अगर लगातार आप लोग सेशन के साथ जुड़े रहते हो तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग नियमित रूप से जुड़े रहिए सेशंस के साथ, क्लास को पूरी तरीके से देखिए, चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए, ठीक है। बाकी मेरे सेशन के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे तो रिवीजन मैं खुद ही करा देता हूँ, ठीक है। तो बस आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, और लगातार आप मेरे सेशन के साथ जुड़े रहोगे तो रिवीजन तो अपने आप हो जाएगा, और रिवीजन होगा तो फिर चीज़ें भी आपको अपने आप याद होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, बिल्कुल बहुत अच्छे, तो आप लोगों को पता है तो बिना कहे आप लोग कर भी दिया कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 जून 2024 को, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो इन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ 9 जून 2024 को लिया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। अब क्योंकि देखो ये भारत का पहला है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अप्सरा है, गंगोत्री है, मैत्री है, या फिर भारती है, क्या हो जाएगा। देखो अगर हम लोग अंटार्कटिका की बात करें, ठीक है, क्या करते हैं, अंटार्कटिका की अगर हम लोग बात करें तो जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका को क्या करते हैं, तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर भारत के 3 शोध केंद्र हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भारत के 3 शोध केंद्र हैं, कौन कौन से, तो एक है दक्षिणी गंगोत्री, एक है मैत्री
और एक है भारती। ठीक है, क्या है, तो भारत के 3 शोध केंद्र हैं, दक्षिणी, गंगोत्री, मैत्री और भारती। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है ये हो जाएगा अप्सरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी। पहली महिला है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो पहली महिला महानिदेशक कौन है, कंचना चौधरी है, किरण बेदी है, मीरा कुमार है या फिर सुमित्रा महाजन है। क्या आंसर करेंगे, भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक आंसर कर देंगे हम लोग कंचना चौधरी को। ठीक है, किसको, कंचना चौधरी को कर देंगे। ठीक है, किरण बेदी जो है तो ये क्या हो जाएंगी, तो ये पहली महिला, अगर हम लोग बात करें तो पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, क्या है, तो पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, याद रखेंगे, पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, कौन है, तो किरण बेदी है। और अगर हम लोग मीरा कुमार की बात करेंगे तो ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। और अगर हम लोग सुमित्रा महाजन की बात कर लेंगे तो सुमित्रा महाजन को याद रखना है, ये दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है। सुमित्रा महाजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये सभी महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिलहाल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंचना चौधरी। ठीक है, पहली महिला पुलिस महानिदेशक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन से सिख गुरु हैं, बताइएगा, तो अकाल तख्त के निर्माणकर्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन से सिख गुरु हैं। गुरु रामदास हैं, गुरु तेग बहादुर है, गुरु हरगोबिंद है या फिर गुरु नानक है। क्या हो जाएगा, बताइएगा, अकाल तख्त का निर्माण करता। ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर ले। ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर ले कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो आप आंसर करोगे अर्जुन देव को। ठीक है, किसको करोगे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, अर्जुन देव को कर दोगे। ठीक है, अगर वहीं आपसे गुरुमुखी लिपि की बात कर ले कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, गुरुमुखी लिपि की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुरुमुखी लिपि के लिए आप कहोगे किसको, गुरु अंगद को। ठीक है, किसको, तो गुरु अंगद देव को। ठीक है, किसको, तो गुरु अंगद देव को गुरुमुखी लिपि के लिए आप कहोगे। गुरु ग्रंथ साहिब के लिए पूछ लेगा तो आप अर्जुन देव को कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर अकाल तख्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, गुरु हरगोबिंद। ठीक है, अगर आपसे खालसा पंथ की बात कर ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे खालसा पंथ की बात कर ले तो खालसा पंथ 1699 में, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिम भारत में ठंडियों के समय में वर्षा होती है, अगर हम लोग बात करेंगे तो आपसे क्या कह रहा है, तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, क्या है, तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और पश्चिम भारत में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी, पश्चिम भारत की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम भारत में ठंडियों के मौसम में वर्षा। ठीक है, पश्चिम भारत में ठंडियों के मौसम में वर्षा के लिए उत्तरदायी आपसे मानसून पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, तो पश्चिमी भारत में ठंडियों के समय में वर्षा के लिए मानसून कौन सा है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून है, संवहनीय वर्षा या फिर पश्चिमी विक्षोभ। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ठंडियों के मौसम में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ठंडियों के मौसम में अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पश्चिम भारत में ठंडियों के मौसम में जो वर्षा होती है, इस वाले क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो किसके कारण, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने G20 की मेजबानी किस वर्ष की है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत ने G20 की मेज़बानी किस वर्ष की, देखो G20 की अगर हम लोग बात करें तो G20 की स्थापना कब हो रही है, तो स्थापना हो रही है कब, 1999 में, और ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। G20 की स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर करोगे 1999 में, 1999 में G20 की स्थापना हो रही है। और भारत ने G20 की मेज़बानी कब की है, तो आंसर कर देंगे 2023 में। ठीक है, कब, तो 2023 में। 2024 में अगर आपसे बोले कि G20 की मेज़बानी कौन कर रहा है या किसने किया है, तो आंसर क्या करेंगे, तो आंसर कर देंगे ब्राज़ील का। ठीक है, किसने, तो G20 की 2024 में मेज़बानी किसने की है, ब्राज़ील ने की है। भारत ने किस वर्ष की थी, तो भारत ने 2023 में की थी। G20 की स्थापना कब हो रही है, 1999 में हो रही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पर विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में, भावनगर में, पुणे में या फिर पणजी में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में,
भावनगर में, पुणे में या फिर पणजी में? क्या आंसर करिएगा, बताइएगा सभी मेरे भाई बहन, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया उन लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपसे मेरे भाई बहनों को जुड़ने के लिए। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और आप चाहें तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। आपको पर्सनली नोटिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो ये आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, पुणे में। ठीक है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, पुणे में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो चर्चिल है, पामस्टन है, मैकडोनाल्ड है या फिर इरविन। देखो, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे गोलमेज सम्मेलन के समय पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे गोलमेज सम्मेलन के समय पूछ ले कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, गोलमेज सम्मेलन के समय अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप आंसर करोगे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, कौन थे, तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे रैमजे मैकडोनाल्ड है। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे 1857, ठीक है, क्या हो जाए, 1857 की क्रांति के समय आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप आंसर करोगे पामस्टन है। ठीक है, कौन है, तो पामस्टन है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे 1942 में, ठीक है, कब, तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगर आपसे पूछ ले, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगर आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप आंसर करोगे किसको, आप आंसर करोगे चर्चिल को, विंस्टन चर्चिल को। ठीक है, और भारत की स्वतंत्रता के दौरान पूछा जाए तो आप आंसर करोगे इरविन को। ठीक है, सॉरी इरविन नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो सारे ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सारे ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इरविन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था क्लीमेंट एटली होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था एटली होना चाहिए था। ठीक है, क्लीमेंट एटली होना चाहिए था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे क्लीमेंट एटली को। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह के दौरान पामस्टन प्रधानमंत्री थे। और रैमजे मैकडोनाल्ड के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन के दौरान रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत जब आज़ाद हो रहा है तो उस समय क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। और जब भारत आज़ाद हो रहा है तो उस दौरान कौन सी पार्टी की सरकार थी, तो आप आंसर करेंगे कौन सी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, कौन सी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, जब भारत आज़ाद हो रहा है तो उस दौरान इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ है, बताइएगा। 36वां प्रश्न आपके सामने है। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ, अमरकोट में, राजकोट में, मनकोट में, नगरकोट में? क्या हो जाएगा, बताइएगा। देखो, अकबर का जो जन्म है तो अकबर का जन्म हो रहा है 1542 में। ठीक है, कब हो रहा है, तो 1542 में अकबर का जन्म हो रहा है और राणा बीरसाल के यहाँ। ठीक है, तो ये नाम भी आपसे पूछा जाता है, राणा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म हो रहा है 1542 में। और कहाँ पर हो रहा है, अमरकोट, राजकोट, मनकोट या फिर नगरकोट? अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, तो आप आंसर क्या करेंगे, तो अकबर का जो राज्याभिषेक है ये पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर। ठीक है, कहाँ पर, तो पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक जो है ये पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था, 1556 में, 1556 में हुआ था। जन्म इनका 1542 में हो रहा है राणा बीरसाल के यहाँ, कहाँ पर, अमरकोट में। ठीक है, कहाँ पर, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो अमरकोट में। अगर हम लोग बात करेंगे 1542 में राणा बीरसाल के यहाँ इनका जन्म हो रहा है और 1556 में पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगवाया, बताइएगा क्या हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगवाया, मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? देखो, अगर आपसे जजिया क्या कर ले, अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया फर्स्ट टाइम कौन लगा रहा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जजिया फर्स्ट टाइम कौन लगा रहा है
तो फर्स्ट टाइम आप आंसर करोगे किसको, आप आंसर करोगे मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है, किसको, तो मोहम्मद बिन कासिम को। जजिया अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम किसने लगाया तो आप आंसर करोगे किसको, मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है। अच्छा, जजिया के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया को अकबर ने कब हटाया, तो अकबर ने, याद रखेंगे, अकबर ने जजिया को कब हटाया, तो 1564 में क्या किया, हटा रहा है, ठीक है, क्या किया, तो हटा दिया। अकबर ने 1564 में जजिया कर को हटा दिया, ठीक है। औरंगज़ेब को आपको याद रखना है कि औरंगज़ेब ने क्या किया था, तो औरंगज़ेब ने 1679 में फिर से लगा दिया, ठीक है, क्या किया, तो 1679 में 1679 में फिर से लगा दिया। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, अकबर कब लगा रहा है, सॉरी, अकबर कब हटा रहा है और औरंगजेब कब लगा रहा है, ठीक है। तो औरंगजेब कब लगा रहा है और अकबर कब हटा रहा है। पहला राजा कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम है। पहला शासक जो आक्रमणकारी है वो मोहम्मद बिन कासिम है, जिसने जजिया कर लगाया था कहाँ पर, तो सिंध में, ठीक है, कहाँ पर, तो सिंध विजय करने पर लगाया था, ठीक है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को हटा दिया, जबकि औरंगजेब ने 1679 में 1679 में जजिया कर को फिर से लगा दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम रूप से किसने समाप्त किया जजिया कर को, अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, अगर आपसे ये पूछा जाए जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, तो आंसर क्या करोगे, तो जजिया कर को याद रखिएगा अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया, ठीक है, किसने, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले लगवा रहा है। साथ ही साथ इसको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में आपको याद रखना है कि इसने सिंचाई कर भी लगवाया था, ठीक है, क्या किया था, तो इसने सिंचाई कर भी लगवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगवाया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूरत कौन सी नदी के किनारे, तो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी या फिर साबरमती, बताएगा। 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे सूरत कौन सी नदी के किनारे है, बताएंगे क्या हो जाएगा। 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। सूरत कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी या फिर साबरमती। तो आपको याद रखना है सतपुड़ा से अगर हम लोग बात करें तो सतपुड़ा से याद रखिएगा, सतपुड़ा में बैतूल पठार है, ठीक है, कौन सा, तो सतपुड़ा में बैतूल पठार है, ठीक है, कौन सा, सतपुड़ा में बैतूल पठार है। और इस बैतूल पठार से ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है, कौन सी नदी, ताप्ती नदी निकलती है। और इस ताप्ती नदी पर आपको दो परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है, कौन कौन सी, तो एक आपको उकाई परियोजना देखने को मिलेगी, कौन सी, एक आपको उकाई परियोजना देखने को मिलेगी और दूसरा आपको काकड़ा पाड़ परियोजना देखने को मिलेगी, ठीक है, कौन सी, तो दूसरा आपको काकड़ा पाड़ परियोजना, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो सतपुड़ा के बैतूल पठार से ताप्ती नदी निकल रही है और ताप्ती नदी पर आपको दो परियोजना देखने को मिल रही है, एक उकाई परियोजना और एक काकड़ा पाड़ परियोजना। और इसी ताप्ती नदी के किनारे क्या है, तो सूरत शहर बसा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा। नर्मदा के किनारे अगर आपसे पूछा जाए तो नर्मदा के किनारे क्या है, तो नर्मदा के किनारे जबलपुर है, ठीक है, क्या है, तो नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। गोदावरी नदी के किनारे आपसे पूछा जाए तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक है, ठीक है, क्या है, तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक है। और साबरमती नदी के किनारे बात पूछा जाए तो साबरमती नदी के किनारे क्या है, तो अहमदाबाद है, ठीक है, क्या है, तो अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। मैसूर का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हो रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो मैसूर का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हो रहा है। 1767 में हो रहा है, 1775 में हो रहा है, 1803 में हो रहा है या फिर 1799 में हो रहा है। तो मैसूर का द्वितीय युद्ध आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो मैसूर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैसूर के 4 युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, कितने युद्ध हो रहे हैं, तो मैसूर के 4 युद्ध हो रहे हैं। आपको चारों युद्धों की डेट याद रखनी है। पहला युद्ध अगर हम लोग बात करें तो पहला युद्ध 1767 से लेकर के 1769 तक चलेगा और ये जो युद्ध है ये मद्रास की संधि से समाप्त हो रहा है, ठीक है, कौन सी, मैसूर का जो पहला युद्ध है ये 1767 से 69 1767 से लेकर के 69 तक चल रहा है और ये मद्रास की संधि से समाप्त होगा। दूसरे युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो दूसरा युद्ध है ये 1700, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग दूसरे युद्ध की बात करेंगे तो ये 1780 से लेकर के 1784 तक चलेगा और ये मंगलौर की संधि से समाप्त होगा, ठीक है, कौन सी, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मंगलौर की संधि से समाप्त होगा, ठीक है, कौन सी, तो मंगलौर की संधि से, ठीक है, दूसरा युद्ध समाप्त हो रहा है, ठीक है। तीसरे युद्ध की अगर हम लोग बात करें, तीसरा युद्ध जो है वो 1790 से लेकर के 1792 तक चलेगा और ये जो युद्ध है
ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होगा तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध। और चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाएगा 1799 में। तो ये 4 युद्ध है। आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा युद्ध पूछ रहा है, तो दूसरा युद्ध क्या हो जाएगा, मैसूर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, दूसरा युद्ध क्या रहा है, 1780 से लेकर के 1784 तक हो रहा है। ठीक है, चलो एक बार फिर से सही करो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें, चलो ऑप्शन संख्या ये डी वाला हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, ऑप्शन संख्या डी सही कर देते हैं। क्या हो जाएगा, तो 1700, ठीक है, द्वितीय जो युद्ध है ये कब से कब तक लड़ा गया, तो आप आंसर करोगे 1780 से 84 तक। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1780 से लेकर के 1784। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यही सही है। मैसूर का दूसरा युद्ध 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस एक्ट में किया गया, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो उत्तरदायी शासन की हम लोग बात करें तो उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस एक्ट में किया गया, 1909, 1919, 1935 या फिर 1833। जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन अभी भी शेयर नहीं किए, ठीक है, तो थोड़ा सा, ठीक है, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग एक बार शेयर करें, ताकि बाकी साथी जो आपके नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों तक भी ये क्लास पहुंच सके, उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके, और वो भाई बहन भी इस क्लास के साथ जुड़ सकें और उनके लिए सेशन हेल्पफुल हो सके। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, आंसर कर देंगे 1919 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1919 का जो एक्ट है, 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इसी एक्ट में क्या हो जाएगा, इसी एक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया जाएगा इसी एक्ट में। साथ ही साथ याद रखेंगे, इसी एक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है वो आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है तो वो इसी एक्ट के द्वारा मिलेगा। ठीक है, इसी एक्ट में प्रावधान किया गया कि अब भारत में भी क्या होगी, अब भारत में भी सिविल परीक्षा होगी। इसी एक्ट में कहा गया कि अब भारत में भी क्या होगी, सिविल परीक्षा होगी। अभी तक सिविल परीक्षा कहाँ पर, इंग्लैंड में, लंदन में होती थी, और परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। लेकिन इसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में कहा गया कि नहीं, अब भारत में भी सिविल परीक्षा होगी। ठीक है, लंदन के साथ साथ भारत में भी सिविल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो सांप्रदायिक 1909 से शुरुआत हुई थी, और 1919 में क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। प्रारंभ हो रहा है 1909 में, और 1919 में क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ आपको और क्या याद रखना है, इसी एक्ट के संदर्भ में आपको याद रखना है, किसी 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में एक बार फिर से द्वैध शासन लागू होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू होगा एक बार फिर से इसी 1919 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। कोणार्क का देखो जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है वो गंग वंश के राजाओं ने कराया। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नरसिंह वर्मन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नरसिंह वर्मन ने कराया। ठीक है, याद रखेंगे, तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने कराया। और याद रखेंगे, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर इसको 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और ये कहाँ पर है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई, चलिए जल्दी से बताएंगे। 1959 में, 1956 में, 1965 में या 1971 में।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हो रही है? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, 1956 में, ठीक है। कब? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हो रही है 1956 में। साथ ही साथ आपको याद रखना है, देखो 1956 में यूजीसी की स्थापना हो रही है, साथ ही साथ आपको याद रखना है 1956 में एलआईसी की भी स्थापना हो रही है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो एलआईसी की स्थापना भी 1956 में हो रही है और यूजीसी की स्थापना भी 1956 में हो रही है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ? ठीक है, बताइएगा। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1945, 1946, 1948 या फिर 1950? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है, क्या आंसर करेंगे? तो देखो अगर हम लोग बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र की हम लोग बात करेंगे तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा, अगर हम लोग बात करें भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो आयोग है इसकी स्थापना कब हो रही है? तो इसकी स्थापना हो रही है 1948 में, ठीक है। कब हो रही है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र की हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हो रही है? 1948 में हो रही है, 1948 में हो रही है और 1948 में ही भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ भी माना जाता है, ठीक है। तो इसी परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना के साथ ही इसका प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो सी आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? तो 1948 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत में चार बाग शैली में पहला मकबरा क्या कौन सा है, बताइएगा। तो भारत में अगर हम लोग बात करें तो चार बाग शैली में पहला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, जहांगीर का मकबरा है या फिर औरंगजेब का मकबरा? भारत में चार बाग शैली में पहला मकबरा, चार बाग शैली में क्या होता था? तो देखो जैसे मान लो कि ये मान लो कि मकबरा है, ठीक है। तो ये मकबरा है। अब इस मकबरे में क्या होता था? तो इस मकबरे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस मकबरे के चारों तरफ अगर हम लोग बात करें तो इस मकबरे के चारों तरफ क्या होता था? तो चारों तरफ बाग बना दिया जाता था, ठीक है। क्या करते थे? तो इस मकबरे के चारों तरफ क्या होता था? तो इस तरीके से इस मकबरे के चारों तरफ बाग बना दिया जाता था। और अब यहाँ पर क्या होता था? अब यहाँ पर ये रास्ता बन गया, ठीक है। क्या हो गया? तो ये रास्ता बन गया, ठीक है। मकबरे में आने का ये रास्ता बन गया। तो ये होता था क्या? चार बाग शैली होता था, ठीक है। चारों तरफ क्या हो जा रहा है? चारों तरफ आपको बाग देखने को मिल रहा है और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? तो यहाँ पर ये रास्ता हो जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चार बाग शैली में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। और बीच में आपका ये मकबरा है, ठीक है। तो ये चार बाग शैली होता था और इसमें पहला मकबरा जो है ये किसका है? तो ये हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। किसका? हुमायूं का मकबरा है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि जो ये हुमायूं का मकबरा है इसका निर्माण किसने कराया था? हुमायूं का मकबरा जो है तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये प्रश्न भी आपसे बनता है। तो आप आंसर करोगे किसको? हाजी बेगम को, ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम और उन्होंने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार बाग शैली में पहला जो मकबरा है वो किसका? हुमायूं का। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है, बताइएगा। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये अपना प्यारा भारत है। पहले भारत का मैप बना लेते हैं ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें हम लोग और यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो देखो ये अपना प्यारा, ठीक है, भारत है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपसे पूछ रहा है कि अक्टूबर और नहीं नवंबर के महीने में, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस तरफ जो वर्षा होती है यहाँ पर आपका कोरोमंडल तट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपका मालाबार तट है और मालाबार तट पर कौन सा मानसून वर्षा करता है? तो आप आंसर करोगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा करता है। और ये क्या है? तो ये प्रारंभिक मानसून भी कहलाता है, ठीक है। क्या होता है? तो ये प्रारंभिक मानसून भी कहलाता है। और ये क्या करता है? ये सबसे पहले वर्षा करता है, ठीक है। क्या करता है? तो ये सबसे पहले वर्षा करता है। और कब करता है? तो याद रखिएगा ये जून के महीने में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। कब? तो जून के महीने में गर्मियों में शुरुआत होती है, ठीक है। जून के महीने में गर्मियों के दिन में, ठीक है, जून के महीने में गर्मियों के दिनों में, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, प्रारंभिक मानसून जिसे हम लोग कहते हैं, ये केरल के मालाबार तट पर टकरा करके सबसे पहले वर्षा करता है। अक्टूबर नवंबर में हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो मानसून है ये क्या करता है? तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको कोरोमंडल तट देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा? तो यहाँ पर आपको कोरोमंडल तट देखने को मिलेगा। और ये जो मानसून है ये कौन सा है? तो ये है उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है। कौन सा? तो ये है उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये है उत्तरी पूर्वी मानसून जो इधर से हो करके क्या होता है? इधर से आता है और उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है। तो
तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो है तो ये कोरोमंडल तट पर, ठीक है, कब, तो कोरोमंडल तट पर ठंडियों के मौसम में सबसे अधिक वर्षा करता है। क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा मानसून, तो उत्तरी पूर्वी मानसून ठंडियों के मौसम में, ठंडियों के महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उत्तरी पूर्वी जो मानसून है ये कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें कौन सा स्थल है जो बौद्धों और जैनों दोनों का तीर्थ स्थल है, क्या आंसर करेंगे, सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है या फिर प्रयागराज। क्या आंसर हो जाएगा, 46वें प्रश्न का आंसर करिएगा। 46वें प्रश्न का आंसर करेंगे, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। लगभग 1.5 घंटे होने जा रहे हैं और 1.5 घंटे से लगातार मैं आप लोगों के लिए बोले जा रहा हूँ लगातार 1.5 घंटे से नॉन स्टॉप मैं बोले जा रहा हूँ और लगातार हम लोग की क्लास चल रही है पिछले लगभग 1.5 घंटे से, ठीक है। तो आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि जो लोग बाद में जुड़े हैं और जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तो ये शुरुआत है और जो 1 महीने हैं, आने वाले जो 1 महीने हैं, तो वो आपके लिए और हमारे लिए दोनों लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग और भी बेहतर वाले सेशन को करने वाले हैं और भी बेहतर वाले सेशंस को करेंगे। लेकिन आप लोग अगर सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मैं कर पाऊँगा, क्योंकि देखो अच्छी चीज़ों को करने के लिए मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग अगर सपोर्ट अब बनाए रहोगे तभी तो फिर क्लास लेने में मज़ा आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर कैंसर करेंगे तो कुशीनगर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी कुशीनगर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यूपी वाले याद रखिएगा, अगर आपसे कौशाम्बी जिला जो है तो ये आपको इलाहाबाद के पास देखने को मिलेगा और कौशाम्बी जिले का अगर आपसे मुख्यालय पूछ ले, कौशाम्बी जिले का मुख्यालय क्या है, तो आप आंसर करोगे मंझनपुर है, ठीक है। क्या है, कौशाम्बी जिले का मुख्यालय क्या है, तो आप आंसर करोगे मंझनपुर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइएगा क्या हो जाएगा, प्रथम राजभाषा आयोग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1955, 1953, 1956 या फिर 1965, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो प्रथम राजभाषा आयोग। अच्छा अगर आपसे राजभाषा आयोग की बात कर ले कि राजभाषा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अगर आपसे बोले राजभाषा आयोग, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये राजभाषा आयोग है, जो ये राजभाषा आयोग है इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन करेंगे कौन, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन करेंगे, तो राजभाषा आयोग का गठन कौन कर सकता है, तो आप आंसर करोगे राष्ट्रपति करेंगे। और किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन होता है, तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 344, ठीक है। कौन सा, तो अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन होता है, गठन राष्ट्रपति करते हैं। और पहली बार जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वो 1955 में 1955 में किया गया था बीजी खेर की अध्यक्षता में, ठीक है। किसकी, तो बीजी खेर की, अगर हम लोग बात करेंगे तो बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैडमियम प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है, बताइएगा। तो ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बताइएगा कैडमियम के कारण अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो कैडमियम के कारण क्या होता है, देखो अगर आपसे पारा पूछा जाए तो पारा की वजह से क्या होता है, तो पारे की वजह से हम लोग कहेंगे मिनी माता, ठीक है। कौन सा, तो मिनी माता रोग होता है, ठीक है। कौन सा, पारे की वजह से मिनी माता रोग होता है, ठीक है। और अगर हम लोग आर्सेनिक की बात करेंगे, लास्ट ईयर आपसे आर्सेनिक ही पूछा गया था, ठीक है। लास्ट ईयर आपके एग्जाम में जो पूछा गया था वो आर्सेनिक पूछा गया था। आर्सेनिक के कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक है। कौन सा, तो आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। और कैडमियम के कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो इटाई रोग होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैडमियम के कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो इटाई रोग होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है, अन्नागार है, स्टेडियम है, स्नानागार है या फिर पुरोहित आवास है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है, अन्नागार है, स्टेडियम है, स्नानागार है या फिर पुरोहित आवास, क्या आंसर करिएगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, अन्नागार है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्मारक है वो कौन सा, अन्नागार है। और कहाँ से ये प्राप्त हो रहा है, ये मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला है ये सबसे बड़ा स्मारक है सिंधु घाटी सभ्यता का। स्नानागार मत कीजिएगा, स्नानागार गलत हो जाएगा, स्नानागार सबसे बड़ा स्मारक नहीं है, मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला है ये सबसे बड़ा स्मारक। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत राजा कौन थे, तो आपको पता है कि अकबर के साथ बहुत सारे राजपूत राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, अपनी बेटियों की शादी किए थे। तो पहला राजवंश आपसे पूछा जा रहा है, पहला राजपूत राजा पूछा जा रहा है,
जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो आमेर है, मेवाड़ है, मारवाड़ है या फिर बीकानेर है। जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, आंसर कर दोगे आमेर। ठीक है, आमेर अगर हम लोग बात करें तो आमेर का वर्तमान नाम क्या है? तो आमेर का वर्तमान नाम है जयपुर। ठीक है, आमेर को ही हम लोग आज क्या करते हैं? जयपुर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कछवाहा राजपूत थे। ठीक है, कौन से? तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कछवाहा राजपूत थे, और कछवाहा राजपूत का नाम जो राजा थे उनका नाम था भारमल। ठीक है, भारमल था। और इन्होंने अपनी बेटी हरखाबाई, ठीक है, हरखाबाई, जिनको हम लोग बाद में जोधाबाई के नाम से जानते हैं, तो हरखाबाई, ठीक है, इनकी बेटी का नाम क्या था? तो इनकी बेटी का नाम था हरखाबाई। और इसी हरखाबाई से क्या करते हैं? अकबर का विवाह करते हैं, याद रखिएगा। तो अकबर के साथ तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो पहला राजस्थान का राजपूत राजवंश था वो आमेर जयपुर का कछवाहा राजपूत वंश था। और यहाँ के राजा भारमल थे, और इन्होंने अपनी बेटी हरखाबाई, जिनको हम लोग बाद में हिस्ट्री में जोधाबाई के नाम से जानते हैं, तो इन्हीं की बेटी थी हरखाबाई, यही जोधाबाई थी, जिनका विवाह अकबर के साथ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। ठीक है, और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया हो तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है। साथ ही साथ व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।